Hello students, welcome to another video of Brainier Academy chemistry session. So यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 स्टोइशियोमेट्री का टॉपिक नंबर 2 इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, आप इसको टॉपिक नंबर 2 कह लो, ये मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके न्यूमेरिकल्स आना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, इसके बहुत चांसेस होते हैं और आते ही आते हैं और आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो आपको इस चैप्टर, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, समझे। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। क्या है बताती हूँ आपको। In generally in daily life we have two options to measure things। ठीक है, आम तौर पे हमारी लाइफ में अगर डेली लाइफ की बात की जाए तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं किस चीज़ के, किसी भी चीज़ को मेजर करने के। एक ऑप्शन होता है वेटिंग करना, ठीक है, और एक होता है काउंटिंग करना। ठीक है, एक ऑप्शन होता है वेटिंग करने का और एक ऑप्शन होता है काउंटिंग करने का। यानी कि या तो हम उस चीज़ का मास कैलकुलेट कर लें तो हमें उसकी अमाउंट पता चल जाएगी। हमें अगर किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम, या कह लो क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उसको वेट कर लें, उसको वेटिंग मशीन पे रखें और उसका वजन कैलकुलेट कर लें, उसको मास कैलकुलेट कर लें, या हम उसे काउंट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ पोटैटोज की। पोटैटोज आप बाय कर रहे हैं, बाय करने के लिए आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर या तो आप जो है वो पोटैटोज को, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पोटैटोज को काउंट कर लेंगे या तो आप उसका वेइंग मशीन पे वजन करके उसकी अमाउंट को जान लेंगे। आपने बहुत सारे पोटैटोज खरीद लिए आपने, अब उसका आपको वजन मालूम करना है तो या तो आप वेइंग मशीन पे रख के मालूम करेंगे या आप उन्हें काउंट करके करेंगे। सो ये दो ऑप्शन होते हैं जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, कि जहाँ काउंटिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होती है आप वहाँ काउंटिंग कर रहे होते हैं, और जहाँ वेइंग आपको ज़्यादा आसान लग रही होती है आप वहाँ वेइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इट इज़ मोर कंफर्टेबल। क्या हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत मेजर यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, पर हमें पता नहीं होता कि हम वो यूनिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें आते हैं। जब आपसे कोई पूछेगा है ये हमने करे थे तो याद भी नहीं रहते अक्सर लोगों को, मगर वो यूनिट्स हम बहुत डेली लाइफ में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हमारी लाइफ के डेली बेसिस पर चल रहा होता है और हम इसको नोटिस ही नहीं करते। अब जैसे यहाँ पे इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू बाय ग्लव्स बाय पेयर, कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हम ग्लव्स को पेयर से खरीदें। पेयर क्या है, एक यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है भाई, पेयर में क्या होता है, पेयर का मतलब होता है टू। सही है, अगर हम किसी भी शूज़ के पेयर की बात करें, किसी भी चीज़ के पेयर की बात करें तो इसका मतलब होता है वो दो है चीज़ें। तो ये ज़्यादा आसान होगा ना, आप दुकान पे जाएंगे बोलेंगे प्लीज़ 1 पेयर ऑफ ग्लव्स आप मुझे दे दीजिए, तो आपको वो एक पेयर ऑफ ग्लव दे देगा, यानी कि दो ग्लव्स देगा, क्योंकि एक ग्लव तो आप पहनेंगे नहीं, दो हाथ है तो दोनों पहनेंगे। तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा आसान है कि आप जाएं और जाके एक यूनिट के नाम पे, मतलब एक यूनिट ले रहे हैं पेयर, और उससे आप ग्लव्स मांग रहे हैं। सिमिलरली बनानास बाय डजन्स, बनानास को आप डजन से मांगते हैं, जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनानास। ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनानास। टी सैचेट्स बाय ग्रॉस, लोगों के घर में चाय बहुत बहुत ज़्यादा पी जाती है, अक्सर लोगों के घर में। तो चाय के जो सैशेट्स होते हैं, यानी कि जो साशे होते हैं चाय की पत्ती के, उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसको हम जब भी किराने का सामान ग्रॉसरी करने जाएंगे तो हम टी सैशेट्स को ग्रॉस में खरीदते हैं। अब 1 ग्रॉस इक्वल टू 144 सैशेट्स, ये एक एग्जाम्पल है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टी सैशेट्स को ही हम ग्रॉस में खरीदें, जैसे बनानास ही डजन में खरीदे जाते हैं, ऑरेंजेस भी डजन में खरीदे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो डजन में खरीदी जाती हैं। ठीक है, पेपर हो सकता है, कोई आपके फुल स्केप्स हो सकते हैं, आपके रेजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, टेबल चेयर और वट एवर इट इज़। ठीक है, तो पेपर्स बाय रीम्स, पेपर के लिए एक यूनिट लिया रीम्स, रीम का मतलब है एक रीम में 50 शीट्स होते हैं। ठीक है, एक रीम में अगर मैं बोलूँगी एक रीम चाहिए पेपर की तो वो मुझे 500 शीट्स देगा।
तो ये यूनिट्स मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आ सकेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर है परचेसिंग राइस फ्रॉम शॉप इज कन्वीनियंट बाय वेटिंग इंस्टेड ऑफ काउंटिंग। अब अगर मैं बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने चावलों को काउंट करना है, तो क्या आप काउंट कर सकेंगे? नो। तो इसी वजह से हम चावलों को वजन करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंस है हमारे लिए कि हम चावलों को वजन करके खरीद लें, इसके बरक्स कि हम चावल को काउंट करें, ठीक। क्योंकि चावल तो काउंट करने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाए शायद। इतने अगर मैं समझ लो 10 किलो चावल ले रही हूँ तो क्या होगा, मैं उसे काउंट करने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। तो इस वजह से हम चावल को वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो बस अमाउंट मालूम करनी है ना। जहाँ हम काउंट कर सकते हैं वहाँ हम काउंट करेंगे, और जहाँ हमें वेटिंग करनी है वहाँ हम वेटिंग करेंगे, सही है। अब एक और चीज़ आती है कि इफ़ वी प्रिपेयर अ सोल्यूशन इन केमिस्ट्री लैब। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि अगर हम एक केमिस्ट्री लैब या केमिकल इंडस्ट्री में, या कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री है, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, उसके अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं, एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वी डील विद एनॉर्मस नंबर ऑफ आइंस मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। तो हमें बहुत ग्रेट क्वांटिटी के साथ डील करना पड़ेगा, किसकी? आइंस होंगे, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, फार्मूला यूनिट्स होंगे, दैट मिक्स विद वन अनदर इन स्पेसिफिक रेशो, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक रेशो में, जो कि हम एक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे बैलेंसली कि इस रेशो में हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। तो वो मिक्स हो गए और आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, समझ गए। अब सवाल उठता है ये कि मिस कि व्हाट आर आइंस, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर फार्मूला यूनिट्स। तो ये पहले जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो लेट्स सी कि व्हाट आर आइंस। चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आइंस। ऐसे एटम्स जिन पे चार्ज हो, अब वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ऐसे एटम्स जिन पे चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं? आइंस कहलाते हैं, सिंपल। एग्जाम्पल, सोडियम, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे +1 का चार्ज आता है। सिमिलरली कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसके पास +2 का चार्ज आता है। एंड क्लोरीन अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो उसके पास -1 का चार्ज आता है। ये बात याद रखनी है हमें कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव का चार्ज आता है, क्योंकि भाई किसी को कोई चीज़ देना अच्छी बात होती है, लेकिन छीनना, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को गेन कर रहे हैं, जैसे क्लोरीन ने छीना था सोडियम से इलेक्ट्रॉन NaCl में, तो छीनने की वजह से माइनस का चार्ज आएगा, नेगेटिव है वो। तो ये याद रखना कि जब गेन कर रहे होंगे तो नेगेटिव, एंड जब लूज कर रहे होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्जेस वालों को हम क्या कहते हैं? कैटाइंस, एंड नेगेटिव वालों को हम क्या कहते हैं? एनाइंस। ये एक सिंपल इंट्रो था, ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने फिर भी आपको बताया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। Molecules. When 2 or more atoms combine or joined together, they will form a molecule. ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को हम ज्वाइन करते हैं आपस में, सो क्या होता है? They will form a molecule. For example, अगर बात की जाए O2 की, तो O2 के हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स जो आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाया, कंबाइन हुए और वो एक मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीजन गैस का। इसी तरह वाटर के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स थे और एक ऑक्सीजन के एटम्स थे, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि ये कंपाउंड है, समझे। अब यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कंडीशंस हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस ही होते हैं, ठीक है। कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो हमारे एटम्स जो हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, समझे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होती है, चार्ज नहीं होता उनके ऊपर, समझे। अब वो पार्शियल चार्ज वाली चीज़ अलग है, उस कॉन्सेप्ट में हम नहीं घुसेंगे, हमें बस इतना याद रखना है कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में आपको बताएंगे नहीं, पर आपने अगर ये समझा हुआ नहीं है तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, समझे।
नेक्स्ट आगे मूव करते हैं फॉर्मूला यूनिट्स पे। तो फॉर्मूला यूनिट्स कुछ नई चीज़ है हमारे लिए कि फॉर्मूला ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन सिंपलेस्ट आयनिक रेशो। ठीक है, अब क्या है, आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर हमारे पास आयंस फॉर्म होते हैं। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सोडियम पे +1 का चार्ज आया और क्लोरीन पर -1 का चार्ज आ गया। ठीक, इसी तरह यहाँ पे CaCl2 की एग्जाम्पल दी हुई है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। क्यों, अभी यहाँ तो हमें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था क्योंकि देखो Cl2 है, 2 क्लोरीन है, यानी कि एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो -2 का चार्ज आया इसके ऊपर। तो ये है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब उनका ऐसे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला जो कि सिंपलेस्ट आयनिक रेशो में हो, यानी कि अगर मैं इसके चार्ज को, आयंस क्या होते हैं, चार्ज एटम्स, अगर मैं इस चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करूं तो मैं इस चार्ज को ख़त्म अब नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इस चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश की तो मेरा आयनिक कंपाउंड ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने सोडियम और क्लोरीन को अब बोला कि इससे भी छोटा कर देती हूँ, मैं ख़त्म कर देती हूँ इनके चार्जेस को, तो हमारा जो कंपाउंड है वही टूट जाएगा ना। तो फॉर्मूला यूनिट क्या है, सिंपलेस्ट आयनिक रेशो ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला, यानी कि आयनिक कंपाउंड का जो भी फॉर्मूला आपका बेसिकली बनता है उसका जो आयनिक रेशो है सिंपलेस्ट, कि जिससे अगर नीचे करने की कोशिश की मैंने तो हमारा आयनिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा, तो वो उसका एक फॉर्मूला यूनिट होता है। समझे, वो उसका एक फॉर्मूला यूनिट होता है। जैसे हमारे पास जो सिंपलेस्ट कह सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो उसका एक मॉलिक्यूल है कि इससे ज़्यादा फॉर्मूला नीचे गया या खत्म करने की कोशिश की तो कंपाउंड खत्म हो जाएगा। इसी तरह आयनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जिसमें उनका आयनिक रेशो भी सिंपलेस्ट है, यानी कि इससे ज़्यादा आयनिक रेशो उसका कम नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ 2 NaCl के लगा देती तो हो सकता है 2 NaCl, ऑफ कोर्स जब 2 लगाती तो यहाँ पे +2 का चार्ज आता और ये -2 का चार्ज आ जाता। सही बात है, आता ना, क्योंकि 2 NaCl हो गए तो +2 हो गया, एक एक 2 प्लस हो गए। इसी तरह 2 Cl होते तो -1 तो -2 हो गए। ठीक है, सो ये 2 लगाती तो वो सिंपलेस्ट नहीं होता, उसके अंदर 2 फॉर्मूला यूनिट होते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट क्या है, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मूला का सिंपलेस्ट आयनिक रेशो, वो उसका 1 फॉर्मूला यूनिट है। यानी कि आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ना, कि उससे ज़्यादा नीचे अगर फॉर्मूले में आयंस के रेशो को कम करने की कोशिश की तो फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, वो उसका एक फॉर्मूला यूनिट है। जैसे हमारे H2O में इसका सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला था कोवेलेंट कंपाउंड H2O वाटर का, वो उसका एक मॉलिक्यूल था, H2O एक मॉलिक्यूल है वाटर का। सिमिलरली NaCl का जो सिंपलेस्ट आयनिक फॉर्मूला है वो उसका एक फॉर्मूला यूनिट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस किस के होते हैं फॉर्मूला यूनिट्स और किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स के हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके हमारे पास देखो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहाँ लिक्विड और गैसेस है मेजरली, और यहाँ पर क्या है, ये जो है सॉलिड सब्सटेंसेस ही होते हैं। समझे, और फॉर्मूला यूनिट्स में आयंस का होना लाजमी है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं चलेगी, ये सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग पर बेस करते हैं और सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं ये। तो 2 कंडीशंस इनकी यही हैं कि ये सॉलिड होंगे और आयनिक होंगे। समझे, अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास वगैरह के बारे में, ताकि आपको पता होना चाहिए ये है क्या चीज़। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे एंड यू हैव लाइक द सेशन, आपको सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।